से कम मेरे खिलाफ 15-20 केस इन्होंने लगाए। एक डंपर में 42 लाख का जुर्माना किया गया। 20 करोड़ का मेरा अभी पेंडिंग है, इन्होंने काम नहीं करने दिया। हर तरफ इन्होंने तोड़ा है, लेकिन मैं झुका नहीं हूँ। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाओ। मंत्री का पालतू कुत्ता बोलता था, कलेक्टर को बोलता था, लेकिन फिर भी न्यायालय की बरी होने के बावजूद भी, केस में दोष मुक्त होने के बावजूद भी मेरे खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई की गई। क्या अभी दम से विरोध करूंगा। भाजपा के लोग मंत्री जी अवैध किया काम कर रहे थे, मैंने विरोध किया। सांसद जी का, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का, मुख्यमंत्री तक को जोड़ा है मैंने। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। राजपाट 2023 अभियान के अंतर्गत हम हीरो की नगरी पन्ना में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनका एक प्रतिद्वंदिता जिनकी मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से मानी जाती है। वे पन्ना विधानसभा क्षेत्र के दावेदार भी हैं कांग्रेस की ओर से और तमाम मुद्दों पर वे इस वक्त हमसे बात करेंगे। इस बागडोर सेगमेंट के अंतर्गत उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। क्या मुद्दे हैं आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के पास ऐसी सीट पर जहां से मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री विधायक हैं और वे यहां से चुनकर मंत्री बने? उनकी विरोध में दर्जनों मुद्दे हैं। चाहे महंगाई देख लो, चाहे भ्रष्टाचारी देख लो, चाहे अवैध उत्खनन देख लो। अवैध उत्खनन तो इस तरह किया है मंत्री जी ने, जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी है और जो यहाँ के सांसद जी हैं, सब लोगों ने मिलकर रख के हमारी केन नदी को छलनी कर दिया है। अब केन नदी के अलावा भी हजारों किसानों की जमीन में अवैध उत्खनन करवाया है। ये मैं पूछना चाहता हूँ खनिज मंत्री जी से कि खनिज मंत्री होने के बावजूद भी 3 साल से कोई टेंडर न होने के बाद बराबर अवैध उत्खनन चलता रहा। ये किसके इशारे पे चलता रहा और क्यों चलता रहा? अरे आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह का काम घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि आप खनिज मंत्री हैं यहाँ की। खनिज मंत्री ने बहुत कुछ किया, यहाँ पर किया है। जिस तरह नदी में उनके कुछ भाई भैया रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से हीरो जो उत्खनन किया गया, तो उनकी चाल अपने खेत में रख लिए गए। हजारों हीरो निकला लिए गए। उनके भाई, उनके रिश्तेदारों द्वारा, मामा फूफा के भाइयों के द्वारा गोली की नोक पर गोली चला के अवैध उत्खनन करवाया गया, रेत का अवैध उत्खनन करवाया गया। और आपको क्या बताएं, महंगाई के बारे में आप देखते हो, महंगाई के बारे में जो सिलेंडर 400 रुपये का बिक रहा था, आज 1200 रुपये का, 11.5-1200 का बिक रहा है। डीजल पेट्रोल के बारे में देख लीजिए आप कि हर जगह कितनी महंगाई चल रही है, चरम सीमा पर है। अब विकास के बारे में ये मुद्दे अगर इतने सारे हैं तो कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाती? क्यों इतने दिनों से सत्ता से लगातार दूर? देखो, जो मुद्दे हैं जनता तक पहुंचाया गया। जनता ने सरकार हमारी कांग्रेस की बनाई 2018 में, लेकिन जो बहुरूपिया लोग थे, कुछ लोग, उन्होंने हमारे उन विधायकों को खरीद करके, जो आज सिंधिया जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक पुरानी गद्दार गद्दी बोली जाती है। जिस तरह महारानी रानी लक्ष्मी के बाई के साथ में गद्दारी की थी लोगों ने, इस तरह माननीय कमलनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे, आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ में गद्दारी करके उनके बैफ विधायक तोड़ करके सरकार गिराई है, पैसे के दम पर गिराई है। पहले ये लोग कहते थे, आप कह रहे हैं कि गद्दारों ने गिरा दी। क्या 2023 के चुनाव में भी ऐसे कमजोर ईमान के नेता आपकी पार्टी में नहीं होंगे? इसकी कोई गारंटी है? इस बार गारंटी है कि ऐसा नहीं होंगे। जो गद्दार हैं, गद्दार दूर हो गए। जब जो वरिष्ठ नेता थे, हमारे सिंधिया जी थे, पहले हमारे सिंधिया जी थे, आज तो भाजपा में हो गए हैं। पहले थे एक टिकट मांगने के लिए लड़ाई लड़ते थे कि हमको 70% जिस तरह का हमारा हिंसा होता है, हम तिहाव विधायक चाहिए हमको। और जो विधायक मिले, भले उनके विधायक कम सीटें ज़्यादा ली, लेकिन विधायक कम बने, उतने विधायकों को छीन करके भाजपा में शामिल करवाया, सरकार गिराई। ये गद्दार तो नहीं। और फिर अच्छा गद्दार कौन हो सकता है? सिंधिया फिर गद्दार कोई है कोई माई का किस तरह गद्दारी करके सरकार गिरा सकता है? वो कार्यकर्ता से पूछिए, जैसे कि कार्यकर्ता ने अपने विधायक चुन के भिजवाया है, प्रदेश में भिजवाया था। और कार्यकर्ता से पूछिए जिसने एक लड़ाई लड़ी है, गाँव लड़ाई लड़ी है, फिर भी गिरवा दिया है, तो मान एक पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों गिरवाई है इन्होंने?
क्योंकि इनकी जात सिर्फ गद्दारी के दम पे सरकार बन जाती है क्या? सरकार अभी जो शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार लोगों की भलाई के भी कुछ काम कर रही है। महिलाओं को अभी 1,000 रुपए लाडली बहना बनाकर दिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। आपके यहाँ तो इंदिरा आवास में 2 मकान मिलते थे एक गाँव में, आज 250-250 मकान मिल रहे हैं। इन योजनाओं का भी तो वोट मिलेगा भाजपा को। जिस तरह लाडली बहन की योजना के बारे में बोल रहे हैं, जब मानी हमारी कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के बारे में हर नारी के बारे में 1500 रुपए कहा तो उन्होंने लाडली बहना योजना निकाल दी। भाई बताइए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 साल से ये लोग कहां गए थे कि लाडली बहना को पैसा दिया, 1 रुपए दिया है। इन्होंने कहा था किसानों के हर खाते में 4-4 हजार रुपए आएगा। कोई किसान खाते में आया कि आया? बिल्कुल नहीं आया। इसी तरह इन्होंने झूठ बोल बोल कर राजनीति की है। अब मोदी जी है जो फायद जी है कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएगा, किसी आदमी के पास आया? जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा था माननीय कमलनाथ जी ने कि हम 1000 पेंशन करवाएंगे, 3 से 6 पेंशन की, हर साल 100 रुपए बढ़ा के 1000 होती। माननीय कमलनाथ जी ने किया। 25,000 से 51,000 कन्यादान योजना के तहत माननीय कमलनाथ जी ने बढ़वाए। प्रदेश में नहीं देश में एक पहली मध्य प्रदेश थी जो 1,000 एक बार में 1,000 गौशाले खोली। ये लोग तो गौ को माता बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुरूपिया लोग हर गांव में एक केला खवाते थे। और जब हर मतलब गौशाला खोलने के बाद गायों की योजना बनाई गई कि हर गाय के लिए 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खाद्यान्न दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। लेकिन एक बहुरूपिया भाजपा की सरकार ने 20 रुपए के हटा करके 1 रुपये 48 पैसा क्यों कर दिए? भाई ये ज्यादा हमदर्द थे, लोग किसानों के हमदर्द थे। तो हमारे किसानों के 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ किए। तो जो फेफ बचे थे तो भाई इन्होंने क्यों नहीं माफ कर दिए? जिनके किसानों के हमदर्द थे, ये जो मतलब गरीबों का हमदर्द थे, तो 1,000 पेंशन क्यों नहीं कर दिए? जब नारी सम्मान का हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो उन्होंने कहा अपने मतलब वचन पत्र में दिए कि हर नारी को 1500 रुपए दिया जाएगा, तो उन्होंने 1,000 रुपये लाडली बहना के नाम से उन्हें कर दिए। लेकिन 18 साल में तो कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। खनिज मंत्री से क्या व्यक्तिगत कोई झगड़ा है आपका? कई दिनों से आपके और उनके बीच विवादों की खबरें भी सामने आती रही, क्या पूरा मामला है? खनिज मंत्री से मेरे व्यक्तिगत विरोध नहीं था। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। यदि भाजपा के लोग मंत्री जी अवैध काम कर रहे थे तो उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कर्तव्य काम किया हूँ। मैंने जिस तरह कर्तव्य मैंने विरोध किया है सांसद जी का, तुम्हारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का, और उसमें साथ साथ मुख्यमंत्री तक को जोड़ा है मैंने। इनके खिलाफ एनजीटी में केस लगाया। कलेक्टर इस बात का केस था और उसकी कीमत फिर क्या चुकानी पड़ी आपको? मुझे जितने केस लगे कम से कम मेरे खिलाफ 15-20 केस इन्होंने लगाए, 20 केस से कम नहीं लगाए हैं। मेरा अर्थ मिट्टी में एक डंपर में 42 लाख का जुर्माना किया गया। जो मैं ठेकेदार ये काम भी करता हूँ, 20 करोड़ का मेरा अभी पेंडिंग है, इन्होंने काम नहीं करने दिया। कम से कम मुझे मतलब हर तरफ इन्हें तोड़ा है, लेकिन मैं झुका नहीं हूँ। ये चाहते थे कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाओ। कई बार उन्हें इनके वरिष्ठ नेताओं ने प्रपोजल भेजा, लेकिन नहीं किया। और जो यहाँ का कलेक्टर था, जिसको मैं मंत्री का पालतू कुत्ता बोलता था, कलेक्टर को बोलता था कि कुछ जिस तरह दुम दबा करके कलेक्टर जो मंत्री कहता था वो करता था। जबकि मुझे धारा 40 की कार्रवाई मेरे जनपद अध्यक्ष रहते हुए की गई, जबकि वो न्यायालय से बरी हो चुका था। लेकिन फिर भी न्यायालय की बरी होने के बावजूद भी, केस में दोष मुक्त होने के बावजूद भी मेरे खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई की गई। एक केस आपने भी कोई एनजीटी में लगा के रखा है, क्या वो मामला है? संक्षिप्त में बताइए। और कौन कौन उसमें आपने पार्टी बनाए हैं लोग? क्योंकि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा था। हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में हजारों गरीब किसान आदिवासी, हरिजन आदिवासी, पटेल, कुर्मी, लोधी, हर किसानों के जमीन में अवैध जबरदस्ती अवैध खनन करवाया था, जिसका मेरे द्वारा एनजीटी में केस लगाया था। उसमें मैंने सांसद, मंत्री, कलेक्टर, एसपी, सीओ, एफडीएम, तहसीलदार, खनिज अधिकारी, सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगाया था, जो ऑर्डर भी पास हुआ था वहाँ से। और अभी भी केस चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। मैंने किया था। इसके बाद फिर भी नहीं माने तो मैंने अपने वरिष्ठ नेता मानी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को दिया। तो दिग्विजय सिंह जी माने यहाँ आए और लोकायुक्त ने मुकदमा दर्ज करवाया। लोकायुक्त
युक्त में भी इनके खिलाफ मुकदमा अभी भी दर्ज है। उसके दबाव बनाने के लिए कि आप केस वापस कर लीजिए कलेक्टर और मंत्री के द्वारा, कि दबाव बनाने के लिए कि केस वापस करने के लिए मुझे प्रलोभन दिया गया कि आप पैसा ले लीजिए, करोड़ रुपये की मुझे ठेकेदार के माध्यम पैसा भिजवाया गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं लड़ा, दम से विरोध किया, अभी भी दम से विरोध करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में न्याय हो, अन्याय न हो, अवैध खनन न हो। इसी का लड़ाई में बराबर लड़ता रहा, और मंत्री को विरोध करता रहा, अभी भी करूंगा मैं। जो गलत करेंगे काम करे कोई भी आदमी हो। आपका भी नाम इस विधानसभा सीट से चल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, आपको ही कांग्रेस क्यों टिकट दे? ऐसी क्या खूबी है आप में? एक सवाल। और दूसरा सवाल, पन्ना के विकास को लेकर आपका विजन क्या है? देखो, टिकट के बारे में है तो हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, जो फैसला करेंगे, हमारा उनका फैसला सिरोधार रहेगा। टिकट के लिए सब लोग टिकट की मांग वाले हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है। उसमें मैं भी हूं कि मैं भी टिकट मांग रहा हूं। और जहां तक विकास के बारे में है, विजन क्या है आपका? विजन के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी है, दो नदियां हैं, पत्थर है, हीरा खदान है, रेत है। इसके बाद भी यहाँ पे एक कंपनी फैक्ट्री नहीं है, एक भी रोजगार नहीं है। अब पन्ना जिले में हर बार पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। मई जून में इतनी भ्रष्टाचारी हुई है, जो ईंधन के द्वारा रोडें बनाई जाती हैं, सीसी रोड बनाई जाती है, तीसरे दिन डामर कर दिया जाता है। इतना भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरा यही विजन रहेगा कि यदि मुझे सेवा का मौका मिलता है, यदि पार्टी देती है, मैं यहाँ का सेवा का मौका मिलता है यदि, तो मैं जरूर यहाँ पहले युवाओं के लिए यहाँ कंपनी लेके फैक्ट्री खुलवाऊंगा। फैक्ट्री खुलवाने के बाद जितना हमारे क्षेत्र का युवा है, 75% पहले पन्ना विधानसभा युवाओं को लिए रोजगार दिलाएंगे। इसके अलावा जितने भी गरीबों का, जनता का काम है वो हम करेंगे। और हमारे उसमें देखा भी है उन लोगों ने कि जो हमने 7.5 साल जनपद अध्यक्ष रहे हैं कि हमने किस तरह जनपद अध्यक्ष चलाई है। आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात तो मंत्री जी भी करते हैं। बृजेंद्र सिंह भी कहते हैं कि उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री पन्ना को दे दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री यहाँ मिली हुई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो बीच के बिचौलिया लोग हैं, बिचौलिया लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमारे पन्ना के युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर पन्ना के लिए ना कोई रोजगार मिला है, न रोजगार उन्होंने दिया है। जबकि जो बिचौलिया लोग हैं, उनका कमीशन खोरी के हिसाब से कुछ लोगों का रोजगार देते हैं, कुछ लोगों का 10-10, 15-12 हज़ार में रखे हुए हैं। तब मैं चाहता हूं कि जो मतलब हमारी कंपनी से टाइप होगा, जो हमारे युवाओं का होगा, क्योंकि हमारे पन्ना विधानसभा के जो लोग हैं या पन्ना जिले के लोग हैं, पहले पन्ना विधानसभा, पन्ना जिले को मौका मिलना चाहिए, इसके बाद ही बाहर मौका मिलना चाहिए। हमें ये कहना चाहता हूं कि हमारे यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर रोजगार के लिए एक नहीं हजारों काम खोल देंगे, हजारों आदमी का रोजगार होगा। मैं ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। तो पांडे जी के पास कई दावे हैं, सपने हैं, आश्वासन है, भरोसा है, और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी उनकी बातों में नजर आता है। बागडोर के इस सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।